जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, एनसीईआरटी की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। इसमें पॉलिटी हम लोग कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास की हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7th के लिए हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। इस सेकंड पार्ट में हमारी क्लास 7 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास 6 और 7 की हमारी हिस्ट्री कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, देन ज्योग्राफी, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके बिहार सिलेबस के हैं वो सब कुछ हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो चैप्टर 5 के साथ। चैप्टर क्या रहेगा, 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 10 चैप्टर तक इसमें रहने वाले हैं। चैप्टर 5 से चैप्टर 10 तक इसमें रहने वाले हैं। तो चैप्टर 5 हमारा है शासक और इमारतें। चैप्टर 5 हमारा कौन सा है, शासक और इमारतें। तो यहाँ देखिए, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। कुतुब मीनार कैसी इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के लगभग इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इतना याद रखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इसकी नींव किसने डाली। अगर नींव डालने की बात की जाए तो याद रखिए, कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो इसका निर्माण कार्य पूरा किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका जो निर्माण करवाया था पूरा ये इल्तुतमिश ने करवाया था। इतना याद रखना है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी 1699 ईयर भी याद रखिएगा का निर्माण रानी नाथावती जी ने बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी, जो रानी नाथावत थी ये बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी ने करवाया था। किसने करवाया था, रानी नाथावत ने करवाया था। और ये किसकी रानी थी, बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की ये रानी थी। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 1999 में किया गया था। कहाँ के, चंदेल के राजवंश के राजा धंगदेव ने किया था। किसने, धंगदेव, याद रखिएगा। राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। फारसी दरबारी इतिहासों में क्या हुआ है, जो सुल्तान का वर्णन हुआ है वो कैसे हुआ है, अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया वो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। जो भी पीडीएफ यहाँ पढ़ाई जाती है, जो पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में शेयर की जाएगी। और डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा इस ग्रुप में सेंड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर की जितनी वीडियो है, जितनी पीडीएफ इंपॉर्टेंट होती हैं, भले ही उनकी वीडियो ना बन पाए लेकिन डेली आपको 4-5 टॉपिक पर पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। प्लस मेरे द्वारा एनसीईआरटी से 8100 प्लस एमसीक्यू तैयार किए जा रहे हैं। ये 8100 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको इस ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उन्हें 8100 एमसीक्यू में आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा बिहार सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी वहां शामिल किया जाएगा सभी टॉपिक से। तो आगे देखते हैं हम लोग। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। फारसी शब्द जो आबाद और आबादी है आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। जिसका अर्थ क्या है, पानी है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीवल्लभम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जे का निर्माण 1648 में पूरा किया गया। कब पूरा किया गया, 1648 में पूरा किया गया। 1648 याद रखिएगा, 1648। हुमायूं के मकबरे का निर्माण
1562 व 1571 के बीच हुआ। पूछ लिया जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ, तो 1562 से लेकर 1571 के बीच में हुआ। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शाहजहां के जो सभा भवन थे वो किससे मिलते जुलते बनाए गए थे, तो मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, उसे क्या प्राय किबला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किबला कहा जाता था। किबला क्या है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफियर्स को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शासन के जो आरंभिक वर्ष थे शाहजहां के, तब उसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। आगरा के ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आप जानते हो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ताजमहल आपका आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछ लिया था किस नदी के किनारे है ताजमहल, तो यमुना नदी, याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। और निर्माण का ईयर याद रखिएगा 1590, 1590 आपको याद रखना है। तो इस तरीके से चैप्टर 5 हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 6 देखने वाले हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ग्रुप में शामिल होने के लिए 9808347403 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है प्लीज। आप लोग कॉल ना करें, बहुत कॉल आते हैं, प्लीज कॉल न किया करें आप लोग। भिल्ल स्वामिन भीलसा या विदिशा, ये कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ का मंदिर कहां पर है? गुजरात। कांचीपुरम कहां पर है? तमिलनाडु में है। तिरुपति कहां पर है? मदुरई और आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, बिल्ल स्वामिन या भिलसा या विदिशा पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में, सोमनाथ गुजरात में, कांचीपुरम तमिलनाडु में, तिरुपति पूछ लिया जाए मदुरई और आंध्र प्रदेश में, वृंदावन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नमलाई कहां पर है? तमिलनाडु में, अजमेर। अच्छा आगे देखिए, अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। अजमेर कहां पर है? राजस्थान में है। अजमेर कहां पर है? राजस्थान में है। और 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी कहां थी? अजमेर थी। इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। क्या बन गया? कौन सी जगह? हम लोग अजमेर के बारे में बात कर रहे हैं। कहां बन गया? अजमेर में बन गया। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं में बस गए। और आप लोग जानते हो इनकी दरगाह भी कहाँ पर है? पूछ लिया जाए इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में इनकी दरगाह भी है, याद रखिएगा। अजमेर में इनकी दरगाह है। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ आप लोग जानते हो ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर सरोवर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, याद रखिएगा, ब्रह्मा जी का मंदिर। और क्या है यहाँ पर? पुष्कर सरोवर है। कौन सी सरोवर? पुष्कर सरोवर कहाँ पर है? आपकी अजमेर राजस्थान में है। ये पूछ लिया जाता है। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। क्या? काबुल और कांधार। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। क्या पड़ गया? बीदर पड़ गया शिल्प का नाम। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। कौन सा क्या उभरा था? मुर्शिदाबाद किसके? रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र में उभरा था। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नदी तट पर है। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। बंगाल की राजधानी कब बना? ईयर याद रखिएगा, 1704 में बना। कब बना? 1704 में राजधानी बना। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। क्या बन गया? सूबा मुख्यालय बन गया। सुप्रसिद्ध संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी
ये तो हो चुका है ना, ये हो गया हमारा। बिट्ठल मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है। हुंडी क्या है? हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। और हुंडी कहाँ, और याद रखिए बिट्ठल मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है। सूरत पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार। सूरत को क्या कहा जाता है? पश्चिम का प्रवेश द्वार। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार है। व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। पश्चिम का प्रवेश द्वार तो कहते हैं ही है, और इसे क्या, मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। कहां से? सूरत से रवाना होते थे। कौन? हज यात्री। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ईयर याद रखिएगा, कब मिलाया था? 1686-87 में मिलाया था। किसने मिलाया था? औरंगजेब ने मिलाया था। औरंगजेब ने मिलाया था, याद रखिए, इतना आपको याद रखना है। औरंगजेब ने मिलाया था 1686-87 में मिलाया था गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कोलकाता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। पॉलिटी में मैंने बताया था महानगर के लिए मिनिमम पॉपुलेशन क्या है, कमेंट में बताइएगा, मैंने बता रखा है आप लोगों को। पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। वह 1498, ये ईयर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया गया है एग्जाम में। कालीकट पहुंचा, भारत कब पहुंचा, भारत की खोज कब की, या भारत में कब प्रवेश किया, या कालीकट कब पहुंचा, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा वास्को ड गामा भारत कब आया? 1498 आपको याद रखना है। भारत पूछ ले, कालीकट पूछ ले, खोज पूछ ले, तो 1498 याद रखिएगा। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया था। इस तरीके से 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4 चैप्टर हमारे इसमें बाकी रह गए हैं। 12 मिनट में हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब आगे के चैप्टर इतने बड़े नहीं हैं, ये लगभग 45 से 50 मिनट क्लास में ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ कम से कम एक मेरे भाई बहन को, ये 10 लोगों को शेयर वीडियो करनी है, जिससे एनसीईआरटी का ऑथेंटिक नोट्स आप लोगों तक पहुंच पाए। इसमें आपको बुक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन पढ़कर मेरे द्वारा एनसीईआरटी से नोट्स तैयार किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति कब प्रभावशाली थी? 13वीं व 14वीं शताब्दी में। 13वीं व 14वीं शताब्दी में। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। मनसबदार के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि मनसबदार कौन होते हैं, तो कमेंट में बताइएगा मनसबदार के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोग पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। किसने? बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति कौन? राजा मानसिंह ने चेर पर हमला कब किया? 1591 में किया, और उनको क्या किया? परास्त भी किया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान है। क्या? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां किस किस के? कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के ये निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह ये क्या होते हैं? खानाबदोश क्या होते हैं? ये घुमंतु लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? ये घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंत के साथ साथ एक चारागाह से
दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। क्या होते हैं? बस इसमें इतना याद रखिएगा कि खानाबदोश कौन होते हैं? ये घुमंतु लोग होते हैं। इस तरह दस्तकार, फेरी वाले, इसी तरह क्या है देखिए, दस्तकार जो होते हैं, फेरी वाले जो होते हैं, और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते हैं। ये लोग भी क्या करते रहते हैं? काम धंधा करते करते एक दूसरे से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। जहां उन्होंने क्या किया था? लास्ट ईयर दौरा किया था, वहां वो लौट कर आते हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इतना याद रखिएगा, एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। उनका कारवां क्या था? टांडा उनका कारवां कहलाता था। उनका कारवां टांडा कहलाता था। स्थानांतरित कृषि, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था। स्थानांतरित कृषि याद रखिएगा, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले जलाया, काटा और जलाया जाता था, उसकी राख में फसल बो दी जाती थी। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड लोग कहाँ रहते थे? विशाल वन प्रदेश में रहते थे, जिसका नाम गोंडवाना था। गोंडवाना नामक प्रदेश में कौन लोग रहते थे? गोंड लोग रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदलने वाली कृषि करते थे। वे कैसी कृषि करते? गोंड लोग कैसी कृषि करते थे? क्वेश्चन ये बन जाएगा। गोंडवाना कहाँ रहते थे? ये लोग क्वेश्चन बन सकता है। दोनों को याद रखिएगा। गढ़कटंगा के गोंद राजा अमन सिंह दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। किसने? गढ़कटंगा के गोंद राजा अमन दास ने। उसके पुत्र दलपत ने महुआ के चंदेल राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। किसने? दलपत ने किससे विवाह किया था? दुर्गावती से विवाह किया था, जो चंदेल के राजा सालबाहन की पुत्री थी। चंदेल के राजा सालबाहन की पुत्री थी। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका जो निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। गढ़कटंगा ने क्या किया था? समृद्ध राज्य तो था ही, इसने हाथियों को पकड़ना प्लस दूसरे राज्यों को बेचने में अच्छा खासा धन कमाया था। हुमा ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। कब किया? 1530, याद रखिएगा। आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। 1660 आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कब? 1660 में। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। किसमें? 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने किस पर हमला किया? अहोम पर हमला किया था। 1662 आपको याद रखनी है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वे पाइक कहलाते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज क्या था? कुलों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें केल कहा जाता था। याद रखिए, जिन्हें खेल कहा जाता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रह जनजाति जो थी वो मंगोलों की थी। किसकी थी? मंगोलों की थी। ये इतना आपको याद रखना है। सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रह जनजाति जो थी वो मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी, याद रखिएगा, मध्य एशिया के, यहाँ मैंने बीच में भी डाल दिया है, बीच में पूछ लिया जाए तो मैं डाल दिया कहाँ पर? मध्य एशिया में कैसे घास के मैदान, स्टेपी, और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। थोड़ा उत्तर की ओर कैसे? वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा करके उन्हें
एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। चैप्टर इस तरीके से हमारे 7 कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग पीडीएफ चाहते हैं वो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप में आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैप्टर 8 की तरफ चलते हैं। 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया था। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट समझी जाने वाली जाति के लोग शामिल थे। कौन कौन सी? पुलैया और पनार। और ये कैसी समझी जाती थी? अस्पष्ट, यानी छुआछूत वाली समझिए, इनको याद रखिएगा। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। किसके? बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। किसके प्रेम को? विष्णु तथा शिव के प्रति सच्चे प्रेम को। नैनार और अलवार घुमक्कड़ू साधु संत थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कौन कौन से लोग? नैनार और अलवार लोग। 10वीं और 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां संत कवियों ने यात्रा की थी। जहां किया था? संत कवियों ने यात्रा की थी। भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। भारत के जो सबसे प्रभावशाली दार्शनिक हुए उनमें से एक थे शंकर, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। केरल याद रखिएगा, कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा उनके अनुसार एक ही है। और याद रखिए, जीवात्मा और परमात्मा क्या है? जो परम सत्य है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रभावशाली थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय जो था वो विष्णु के प्रति, किसके प्रति? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। किसके प्रति? विष्णु के प्रति। विष्णु के प्रति याद रखिएगा। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संती कभी भगवान विठुल, विष्णु का ही एक रूप है। विठुल पूछ लिया जाए किसका रूप है तो विष्णु भगवान का एक रूप विठुल है। इस्लाम के एकेश्वर यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। किसने? इस्लाम ने। किसने किया था? इस्लाम ने किया था। इसका दिख नहीं रहा हो आपको, इस्लाम ने किया था, याद रखिएगा। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कब हुआ? कश्मीर में सूफीवाद के पंथ का उदय 15वीं और 16वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी याद रखिएगा। इस पंथ की स्थापना शेख नरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, की थी। किसने की थी? स्थापना शेख नरुद्दीन ने की थी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। खानका क्या है? देखिए, सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। खानका क्या है? सूफी संस्था जहां पर सूफी संत रहते भी हैं। जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी काव्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? फारसी काव्य की रचना। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। जलालुद्दीन रूसी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। और कहाँ का था? ईरान का था। फारसी में काव्य रचना इसने की थी। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी के। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। और इन्होंने क्या किया था? रामचरितमानस की इन्होंने अवधि में इन्होंने क्या किया? तुलसीदास की रामचरितमानस है, याद रखिएगा, पूछ ली जाती है अक्सर।
और किस भाषा में? अवधी में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। अवधी क्या है? एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास राम के थे, सूरदास श्री कृष्ण के थे। उनकी रचना कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। ये याद रखिएगा, ये पूछ ली जाती हैं इनमें से कि सूरदास की रचना कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो तीनों मैंने नोट की हैं, सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। कौन सी भाषा में? असमिया भाषा में इन्होंने नाटक लिखे थे। उन्होंने ही नामघर क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना घर। क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना घर स्थापित करने की पद्धति चलाई थी। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। किसने? बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। कबीर 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। किसका? कबीर का। पूछ लिया जाता है कबीर कौन थे, तो एक जुलाहा परिवार से संबंधित थे। जुलाहा परिवार से संबंधित थे। जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच हुआ। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। किसने कहा था? कबीर ने कहा था। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी हो गए। किसके? कबीर के। गुरु नानक का जन्म 1469 और याद रखिएगा इनकी डेथ ईयर 1539, 1469 से 1539 याद रखिएगा। तलवंडी, कहाँ पर इनका जन्म हुआ? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ, जो पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था। कहाँ पर? पाकिस्तान में तलवंडी में हुआ। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के ननकाना साहब में। इन्होंने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। कहाँ इन्होंने केंद्र स्थापित किया? करतारपुर में। और ये करतारपुर कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के नाम से है। बाबा गुरु नानक ने धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। बाबा गुरु नानक ने क्या किया था? धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहा गया है? धर्मशाल कहा गया है। और धर्मशाल को आज हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। धर्मशाल को आज क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने लहना नामक अनुयायी चुना। ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। अगर पूछ लिया जाए गुरु अंगद का पहले नाम क्या था, तो लहना था, याद रखिएगा। और ये गुरु नानक के अनुयायी थे। किसके? गुरु नानक के अनुयायी थे, जो किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब गुरु अंगद का अर्थ क्या हो जाता है? का महत्व क्या था? गुरु अंगद का महत्व बाबा गुरु के ही अंग माने गए। गुरु अंगद जो थे वो क्या था? बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का जो संग्रह है वो गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन ने किया 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। किसने प्रमाणित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। दोबारा सुनिए, 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र कौन हुए? या वह उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है।
मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहांगीर ने मृत्युदंड किसको दिया? 1606 में दिया। गुरु अर्जुन को दिया। कब दिया? 1606 में। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, गुरु अर्जुन को मृत्युदंड किसने दिया था? तो याद रखिएगा जहांगीर ने दिया। ईयर पूछ लिया जाए तो 1606 याद रखिएगा। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। किसने किया था? गुरु गोविंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। गुरु गोविंद सिंह ने किया। कब किया? 1699 में किया। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। 8 चैप्टर हो चुके हैं। चैप्टर 9 हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। वीडियो को लाइक करते चलिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी। भाषा याद रखिएगा, मलयालम। कौन सी? मलयालम भाषा बोली जाती थी, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट, कथक। कथक शब्द है, कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कहाँ के लिए? कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। एक जाति थी। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। कौन सी ईयर या शताब्दी? 16वीं से 14वीं से 16वीं शताब्दी तक बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। वो क्या थे? शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। कब जीता? 1586 में। अकबर ने किसे जीता? बंगाल को। क्वेश्चन ऐसे पूछा है, अकबर ने बंगाल को कब जीता? 1586 में जीता। उस समय तो प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। और प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी थी। प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। पीर। पीर याद रखिए, पीर क्या है? एक फारसी भाषा का शब्द है। पीर क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। जिसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। बृहद्धर्म पुराण। बृहद्धर्म पुराण याद रखिएगा, बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। कौन सा? बृहद्धर्म पुराण। कौन सी शताब्दी का? 13वीं शताब्दी का। कहाँ रचित हुआ? बंगाल में रचित संस्कृत ग्रंथ है। चैप्टर 9 कंप्लीट। चैप्टर हमारा लास्ट 10 बाकी है। इसके साथ ही हमारी क्लास 7th की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग 8th की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वही मैंने आपसे बोला था 40 से 50 मिनट लगेंगी, तो लगभग 40 मिनट में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 40 से 42 मिनट में। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। 8th की हिस्ट्री होने के बाद इसके बाद हिस्ट्री चलेगी हमारी, उसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो भी हमारे चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर शामिल किए जाएंगे, भले ही स्वतंत्रता आंदोलन हो या आपका ये रहे स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 क्रांति, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको कराया जाएगा। टेंशन ना लीजिए, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको इस ग्रुप में जुड़ना होगा 9808347403, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी के सारी पीडीएफ, सभी पीडीएफ आपको सिर्फ इसी ग्रुप में शेयर की जाएंगी। और डेली करंट अफेयर जीके के लिए भी ये ग्रुप रहेगा, और इस ग्रुप से आपको कभी भी रिमूव नहीं किया जाएगा। जब तक चाहे इस ग्रुप में बने रह सकते हैं। करंट अफेयर डेली आपको इस ग्रुप में जरूर देखने के लिए मिलेगी ही। 1665 तक ब्रिटिश सत्ता में पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। कौन सी ईयर याद रखिएगा? 1765 तक।
औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। कई बार एक क्वेश्चन, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने? ईरान के शासक नादिर शाह ने। और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने 1748 से 1761 के बीच में 5 बार, कितने? 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई थी। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार उसने आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। उनमें कौन कौन से 3 राज्य प्रमुख थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद प्रमुख थे। इन 3 राज्यों के संस्थापक सादत खान, ये कहाँ का था? अवध का ये नवाब था। मुर्शीद कुली, ये बंगाल का नवाब था। और आसफा जहां, ये हैदराबाद था। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। 3 प्रमुख याद रखिएगा, कौन कौन से थे? 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध का कौन था? सदात खान। मुर्शीद कुली खान, ये था बंगाल का नवाब। और आसफा जहां, ये था आपका हैदराबाद का नवाब। इन तीनों का क्या था? मुगल जो था उसमें, मुगल दरबार में इन तीनों का उच्च स्थान था, यानी ऊपर का स्थान था। ये प्रमुख नगर भी थे। निजाम उल मुल्क आसिफ जहां, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। इसका शासनकाल का ईयर याद रखिएगा। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दिया गया था। बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध का सूबेदार सादत खान को कब बनाया गया था? 1722 में बनाया गया था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। अवध कैसा था? एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। क्या हुआ? मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो है वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। कौन सा? याद रखिएगा, मेवाड़। कौन सा था? मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। कौन सा? मेवाड़। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र में नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। कब? 1572 में। कौन? राणा प्रताप। अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। किसने? अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने। 5 जगह याद रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण किया। किसने? अंबेर के शासक राजा सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। ये किसके नाम से पॉपुलर है? जंतर मंतर के नाम से। किसके नाम से? जंतर मंतर के नाम से। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री का, कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 में की थी। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाए तो इनकी मृत्यु 1708 में हुई थी। मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाए, 1708 में हुई। कब हुई?
1708 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, इतना बताइए, मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ, यानी कि उनके पिताजी शाहजी, माताजी जीजाबाई। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। और पेशवा किसको कहा जाता था? पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे थी। मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे थी। और चौथ क्या था? चौथ याद रखिएगा, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25 यानी कि 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। चौथ क्या था? 25% हिस्सा था जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का। भू राजस्व का 25% हिस्सा क्या किया जाता? वसूला जाता था। और दक्कन में से कौन वसूलता था? मराठा इसको दक्कन में वसूलते थे, इतना ही याद रखिएगा। सरदेशमुखी क्या था? ये पूछा जाता। चौथ सरदेशमुखी याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं। शायद सरदेशमुखी पिछली बार पूछा गया था। सरदेशमुखी क्या था? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा, और चौथ में 25% और सरदेशमुखी में 9 से 10% हिस्सा। वाजीराव प्रथम, जो वाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, जो बालाजी बल्लाल के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है, तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। कहाँ कहाँ याद रखिएगा? मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य का विस्तार कब हुआ? 1720 से लेकर 1761 के बीच में इसका विस्तार हुआ। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। कब छीन लिए गए? 1720 से लेकर के 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। कब धावा बोला इन्होंने? 1737 में मराठाओं ने दिल्ली पर धावा बोला था। उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। उत्तर में कहाँ तक? राजस्थान और पंजाब तक। पूरा पूछ लिया जाए तो बंगाल तथा उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल में तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि की कोई हानि नहीं पहुंचाई। कोई भी हानि इन्होंने नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के आश्रय में 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। याद रखिएगा इतना आप लोग। जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 1680 के दशक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। कौन कौन से? दिल्ली और आगरा। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। कौन कौन से? पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। कौन कौन से? पानीपत और बल्लभगढ़। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय में परास्ता का पर पहुंची। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय में परास्ता काष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से लेकर 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। कब किया? 1700, याद रखिएगा, 1756 से लेकर 1763।
तो इस तरीके से साथियों आपका हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं 6 to 8th क्लास। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री हमारी हो चुकी है 6 and 7th क्लास की। 6 and 7th हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी 8th की हिस्ट्री बाकी है। इसके अलावा फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ को चाहते हैं तो आपको 9808347403 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। इस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ, अभी तक जो करंट अफेयर की वीडियो डाली गई है मेरे द्वारा, उन सभी की पीडीएफ प्लस डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो डाले जाते हैं, प्लस 4 से 5 आपकी पीडीएफ जीके की मेरे द्वारा डेली इस ग्रुप में डाली जाती हैं। प्लस मैं आपको बता चुका हूँ 8100 प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड मेरे द्वारा एमसीक्यू तैयार किए जा रहे हैं, जो आपको इस ग्रुप में 25 से तारीख तक लगभग शेयर कर दिए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी है जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।